बिल्ड अंडरग्राउंड काउ हाउस। जिद्दीपुर गांव के लोग बहुत वहमी और बहुत जिद्दी भी थे। उस गांव के लोग अपने घर के सामने खुद ही स्पीड ब्रेकर्स लगाते थे, इसलिए उस गांव में कम से कम 20 स्पीड ब्रेकर्स थे। गोपाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस गांव में आया और 2 गाय खरीदा। उनसे दूध का धंधा शुरू किया। गोपाल अपनी पत्नी राधा से, वाह ये गांव बढ़िया है, सुना है कि ये गांव वाले सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए सिर्फ गाय का दूध ही पीते हैं। अब अपना धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। राधा ये सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन गोपाल गाय का दूध दोहने लगा। उस दूध के कैन को लेकर अपने साइकिल में लटकाकर ले जाने लगा। कदम कदम पर स्पीड ब्रेकर्स होने के कारण दूध कैन से छलककर नीचे गिरने लगे। यूं जब तक वो घर घर जाकर दूध बेचता, 2 लीटर दूध छलककर नीचे गिर गया। शाम को घर लौटकर गोपाल राधा से, ओह इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज का लाभ तो वो स्पीड ब्रेकर्स ने खा लिया है। मैं समझता था कि ये गांव वाले चौकस हैं, पर इनकी चौकसी का तो हद ही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हर गांव में कुछ न कुछ परेशानी तो होती है। कल से आप धीरे जाइए, स्पीड ब्रेकर्स आए तो साइकिल से उतरकर उसे पार करें, बस। अगले दिन गोपाल स्पीड ब्रेकर्स के आते ही साइकिल से उतरकर धीरे से पार करने लगा। वो दूध लेकर उस गांव के सरपंच नकुल देव के घर गया। वो बाहर कुर्सी पर बैठकर घड़ी देख रहा था। क्यों भाई, दूध लाने में इतनी देरी क्यों लगा दी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं 5 बजे चाय पीता हूँ, तभी पेट साफ होता है, और 5:20 पर मैं टॉयलेट जाता हूँ। 1 भी मिनट आगे पीछे हुआ तो फिर शाम के 5:30 तक मैं टॉयलेट नहीं जा पाता। आज तुम 3 मिनट लेट हो गए हो। आज मेरा सारा मूड खराब होने वाला है। अब कल से तुम्हें दूध लाने की जरूरत नहीं है। सर, ये सब उन स्पीड ब्रेकर्स के कारण हुआ है सर। आप तो गांव में सबसे सयाने हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं ना सर। अब इतने जिद्दी हो तो काम तो नहीं चलेगा सर। जिद्दी? कैसा जिद? यूं स्पीड ब्रेकर्स बनाने के लिए मैंने ही कहा था। जानते हो घर के आगे गाड़ियां तेज गईं तो कितना खतरा हो सकता है। बच्चे, पालतू जानवर सब अचानक बाहर आते हैं। यदि गाड़ियां उनसे टकरा गईं तो खतरा हो सकता है। वैसे तुम हो कौन? नए नए गांव में आकर मुझे ही सिखाते हो। मैं गांव वालों से कहता हूँ कि वो तुमसे दूध ना खरीदें। तुम जैसे लापरवाह को इस गांव में नहीं रहना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर चिल्लाया। गोपाल के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और दुखी होकर चला गया। उस रात को गोपाल सोचने लगा कि क्या करें। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वो गाय बारिश में भीगकर और ठंड से अम्बा कहकर रामने लगे। ये जी, बेचारे गाय धूप और बारिश में बहुत परेशान हैं। उनके लिए एक अच्छा सा तबेला बना दीजिए ना। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन गायों को बेच दूं और ये गांव छोड़कर हम सब चले जाएं। उनके लिए तुम तबेला बनाने के लिए कहती हो? वैसे तबेला बनाएं कहाँ, मेरे सर पर बनाऊं, कहकर चिल्ला रहा था कि तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो, वाह क्या आइडिया दिया है। अब देखो, 1 पंथ 2 काज। अगले दिन गोपाल अपने घर के बाहर सड़क पर खोदने लगा। 2 दिनों में उस रोड के नीचे अंडरग्राउंड काउ हाउस बना दिया। उस तबेले के छत को सड़क पर उठाया। उस अंडरग्राउंड काउ हाउस में गायों को रखा। गोपाल और राधा ने उन्हें घास डाला। वे आराम से खा रहे थे। देखा तो उस सड़क के एक ओर बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई थी। ये क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेन रोड है? हम सबको ऑफिस जाना है शहर में। यूं रास्ते के आड़े तुम क्या बना रहे हो? सर, आप मुझे गलत ना समझें सर, ये घर नहीं है, स्पीड ब्रेकर है सर। हम अपने गायों को बांधते नहीं है सर। बेचारे वे बात बात पर सड़क पर आ जाती हैं, इसीलिए सुरक्षा के लिए ऐसा किया है सर। सरपंच जी ने ही कहा था कि कोई भी अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बना सकता है। रूल तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना सर। तो जाइए,
पीछे एक 20 किलोमीटर घूमकर शहर जाइए सर। सब परेशान होकर पीछे मुड़ गए। तभी एक एम्बुलेंस वहां पहुंची। नकुल देव उसमें से उतरा। वो पेट पकड़कर, अरे गोपाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तुम तुरंत इस छत को हटा दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अगर तुरंत अस्पताल नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा। ये एक काम कर दो, बस गांव के सारे स्पीड ब्रेकर्स में हटा दूंगा, प्रॉमिस, प्लीज भैया। सर, आप समझ गए ना कि सेफ्टी जितनी जरूरी है, इमरजेंसी भी उतनी ही जरूरी है। हद में सब ठीक होता है सर। जिंदगी में हर चीज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। कहते हुए उस तबेले का छत को निकाला और उसके जगह एक बड़ा सा फट्टा लगाया। एम्बुलेंस उस फट्टे पर चढ़कर चला गया। अगले दिन नकुल देव ने अनावश्यक स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया। गोपाल साइकिल पर आराम से दूध बेचने लगा। वे गाय अंडरग्राउंड काउ हाउस में मजे से रहने लगे। जैंट लड्डू। मक्खनपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का व्यक्ति रहता था। लड्डू का कोई सगा संबंधी नहीं था। वो अकेला ही एक झोपड़ी में रहता था। उसके आकार को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था। ऊपर से लड्डू बहुत भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था। गांव वाले ये सोचते थे कि बेचारा ये कैसे जिंदगी गुजारेगा और उस पर तरस खाते थे। एक दिन लड्डू अपने माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, माँ, जब तक तुम जिंदा थी मुझे खाना खिलाती थी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया माँ। मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी अकल कम है और वजन ज्यादा है। वैसे भगवान ने मुझे क्यों बनाया मेरे समझ में नहीं आती। मैं अपने लिए रोटी भी नहीं कमा सकता माँ, कहकर दुखी हो रहा था। तभी लड्डू को अचानक एक उपाय सूझा। अरे, माँ ने तो मुझे लड्डू बनाना सिखाया था ना। माँ का बनाया हुआ लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते थे। मैं भी वैसे लड्डू बनाकर बेचूंगा तो किसी ना किसी तरह मेरा गुजारा हो जाएगा। यूं सोचकर माँ के फोटो को प्रणाम किया। लड्डू ने पैसे उधार लेकर घर पर लड्डू बनाने लगा। एकदम शुद्ध घी में लड्डू बनाने लगा। उन्हें एक बक्से में डालकर साइकिल के पीछे बांधा। साइकिल पर गलियों में जाते हुए, लड्डू ले लो लड्डू, स्वादिष्ट घर में बने लड्डू, शुद्ध घी के बने लड्डू खाओ, आओ बहन जी आओ, कहकर आवाज दे रहा था। एक औरत ने उसे रोका। क्यों रे लड्डू, तू लड्डू बनाना जानता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जानता हूँ दीदी, माँ ने सिखाया था, तुम चाहो तो ये खाकर देखो, कहकर डिब्बे में से एक लड्डू निकाल कर दिया। उस औरत ने वो लड्डू खाया, बस उसका दिमाग घूम गया। लड्डू, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, मुझे 2 किलो देना। लड्डू ने उसे 2 किलो दिए और पैसे लिए। उसने लड्डू के बनाए हुए लड्डुओं के बारे में सारा गांव को बताया। बस लड्डू के गली में आते ही बच्चे बूढ़े सब लड्डू खरीदने के लिए टूट पड़ते। तब से लड्डू टाइम वेस्ट ना करते हुए दिन रात लड्डू बनाने में लग गया। यूं लड्डू ने खूब पैसे कमाए। उसने सोचा उसकी जिंदगी अब सेटल हो गया है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि पैसों के साथ साथ दुश्मन भी आते हैं। उस गांव में नंद किशोर नाम का एक हलवाई रहता था। अरे, उस लड्डू के वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मेरे डालडा से बने मिठाइयों को कोई खरीदता ही नहीं। उसके धंधे को खराब करना होगा। उस रात को लड्डू अपने झोपड़ी में घोड़े बेचकर सो रहा था। नंद किशोर दबे पांव झोपड़ी में आया। लड्डुओं के बनाए हुए लड्डुओं में एक स्प्रे को छिड़का। अगले दिन लड्डू ने लोगों को वो लड्डू बेचा। उसे खाकर लोग वहीं उल्टी करने लगे। ये देखकर लड्डू परेशान हो गया। क्यों रे, तूने लड्डू में क्या मिलाया? अरे, हम पागल थे जो तुम पर भरोसा किया। अरे, तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जाओ यहां से। उस दिन से कोई उससे लड्डू नहीं खरीदता था। ये देखकर नंद किशोर मेरा मार खाया हुआ पानी तक नहीं पूछता ऐसा सोचा। एक दिन लड्डू अपनी माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, देखा माँ, सफलता आते आते हाथ से निकल गई। मेरे नसीब को
भगवान भी नहीं बदल सकता। यूं उदास हो रहा था कि एक लड़का झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर भैया भैया कहकर बुला रहा था। लड्डू बाहर गया। तुम कौन हो बेटे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं वैकिनपुरी गांव से आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डू अमृत जैसे होते हैं, इसलिए स्वाद चखने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। एक लड्डू देना। अरे ना रे, आजकल मैंने लड्डू बनाना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, रुको, तुम्हारे लिए एक लड्डू बनाकर देता हूँ, कहकर अंदर गया। उसने एक लड्डू बनाया, उसे लाकर उस लड़के को दिया। उस लड़के ने उस लड्डू को झूठा किया और जमीन पर रखा। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लड़के ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। तुरंत वो लड्डू बड़ा हो गया। लड्डू हैरान हो गया। उस लड्डू की एक ओर से हीरे और दूसरी ओर से रुपए गिर रहे थे। ये देखकर लड्डू हैरान हो गया। तुरंत 2 ट्रक लाकर लड्डू के दोनों ओर खड़ा किया। वे हीरे और रुपए ट्रक में गिरने लगे। दोनों ट्रक बिल्कुल भर गए। लड्डू ने भगवान को प्रणाम किया। इस तरह लड्डू देश भर में सबसे धनवान हो गया। बहुत बड़ा घर बनाया। अपनी मां के नाम पर एक लड्डू का फैक्ट्री खोला। समुद्री जहाज में देश विदेश को लड्डू भेजने लगा। गरीबों को दान भी करने लगा। एक दिन रात को नंद किशोर उस जैंट लड्डू के पास एक आरा लेकर आया। इसे काटकर सारा रुपए और हीरे ले जाना होगा, ऐसा सोचा। उस आरी को लड्डू पर रखा। बस वो लड्डू उसके ऊपर से लुढ़कने लगी। वो उस लड्डू के नीचे पिचक गया और जमीन के अंदर पापड़ की तरह चिपक गया। जमीन पर उसका निशान बन गया।